हेलो। हाँ दोस्त, आज हम पढ़ने वाले बिहार बोर्ड का रेनबो पार्ट 2 का लिटरेचर का चैप्टर जो आपके पता है कि इसमें दो सेक्शन होते हैं। एक पहला सेक्शन में प्रोज सेक्शन होता है और दूसरा पोइट्री सेक्शन होता है। तो पोइट्री सेक्शन के अंदर इस लिटरेचर किताब के जो पोइट्री सेक्शन के अंदर एक चैप्टर है, मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट, जिसका राइटर है टी.एस. एलियट साहब ने। और आप जब भी देखेंगे कि इस चैप्टर के जो राइटर का पूरा नाम दे रखा है थॉमस एस्टर्न एलियट। क्या था? थॉमस एस्टर्न एलियट था। इस चैप्टर का नाम पूरा थॉमस एस्टर्न एलियट था। एक मिनट, यस, थॉमस एस्टर्न एलियट था। थॉमस एस्टर्न एलियट, पूरे चैप्टर का नाम दे रखा है। आपके पूरे चैप्टर के जो राइटर का नाम है ना, उनका पूरा नाम दे रखा है थॉमस एस्टर्न एलियट। ठीक। लेकिन आपके अब जब भी बिहार बोर्ड के अभी तक एग्जाम जितने भी हुए हैं, जितने भी लगभग 8 से 10 साल 20 साल से जो भी पेपर आ रहे हैं, और इस चैप्टर के अंदर जब भी क्वेश्चंस पूछा गया है, इनके पूरे नाम से नहीं पूछा गया है। मतलब आपको इस चैप्टर का नाम याद रखना पड़ेगा, मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट, के राइटर जो है टी.एस. एलियट साहब है। इनका जन्म 1888 में और मृत्यु 1965 में हुआ था। अब हमको बता रहे हैं आपको कि इनका जो बर्थ हुआ था ना, लुइस मिसूरी यूएसए में इनका जन्म हुआ था, बट लेकिन इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड। तो आपको पता चल गया कि इनका जन्म जो होता है अमेरिका में हुआ था। मिसूरी नाम की जगह है यूएसए के अंदर, लुइस मिसूरी नाम की जगह है अमेरिका में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ये फाइनली ये बाद में इस सेटल हो गए, परमानेंट सेटल कहाँ हो गए? इंग्लैंड के अंदर सेटल हो गए। और हम इसके बारे में बता दें, क्योंकि आप इतना समझ लीजिए कि जो राइटर डिटेल है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और बिहार बोर्ड में हर साल भर भर कर राइटर डिटेल से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हम कुछ समय, मतलब थोड़े से पहले राइटर डिटेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक या फिर पूछे जाएंगे, उन ऑल दोज क्वेश्चंस को हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी इस चैप्टर के अंदर हम ओवरऑल कुछ थीम्स बता देते हैं कि पहला आप राइटर का नाम याद रख लीजिए, जो मैकेविटी ऑफ द मिस्ट्री ऑफ कैट के राइटर हैं टी.एस. एलियट साहब है। ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ही पूछे जाएंगे। इनके जन्म याद रख लीजिए 1888 और मृत्यु इनकी 1965 में। और ये भी याद रखिए कि जन्म कहाँ हुआ था, एक लुइस मिसूरी यूएसए में हुआ था। लेकिन ये बाद में ये सेटल हो गए थे कहाँ? इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन में सेटल हो गए थे एक्चुअली। अब इनके बारे में कुछ बात आगे बढ़ती है, अब चैप्टर धीरे आगे बढ़ती है, इनकी लिटरेचर, इनकी जो राइटर डिटेल है आगे बढ़ती है, जिसमें टी.एस. एलियट साहब है ना, एक क्लासिस्ट इन लिटरेचर, ये वर्ड लिखा गया है क्लासिस्ट इन लिटरेचर। हम आपको दिखा दे, अंडरलाइन कर देते हैं, ये देख रहे हैं क्लासिस्ट इन लिटरेचर लिखा हुआ है। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्य। और अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर का मतलब यहाँ साहित्यिक लेखन में एक महारत हासिल किए थे। एक साहित्यिक लेखन इनके लिए बहुत ही, इन्होंने इस फील्ड में महारत इनकी हासिल थी, बहुत ही माहिर थे साहित्यिक लेखन में, ये बहुत ही माहिर थे। और आगे लिखा है एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। आगे देखिए ना, ये लिखा है एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड रॉयलिस्टिक इन पॉलिटिक्स के अंदर। आपको पता है इनकी रिलीजन क्या थी? एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन थे, एंग्लो कैथोलिक थे, और एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे। और साथ रॉयलिस्टिक इन पॉलिटिक्स, ना केवल साहित्यिक लेखन के अंदर अपनी दबदबा रखते थे, बल्कि ये पॉलिटिक्स के अंदर भी अपनी पूरी दबदबा रखते थे, उसमें भी कम नहीं थे, पॉलिटिक्स के अंदर भी इनकी पूरी दबदबा थी। आपको पता है कि जब ये एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं, ये लेखक एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप याद कीजिए ठीक इसके पहले 2-3 चैप्टर पहले हम लगभग 5 चैप्टर पहले हम डिस्कस किए थे एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चैप्टर का नाम था, पोइट्री सेक्शन के अंदर एक चैप्टर का नाम था, जिसके राइटर थे जॉन डन साहब। आपको पता होना चाहिए कि जॉन डन साहब भी कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे,
कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे। और आपको पता है कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब पढ़ने गए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के में जब जॉर्डन साहब पढ़ने गए थे, अब चूंकि जॉर्डन साहब खुद एक कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे, और उस समय पूरे ब्रिटेन के माहौल जो थी, ब्रिटेन के अंदर कैथोलिक के विचारधारा पे, कट्टरपंथी विचारधारा पे पूरी मतलब कि माहौल एंड ब्रिटेन का खराब हो चुका था। तो चूंकि चूंकि जॉर्डन साहब थे जो एंटी कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे, कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे, और इसी की वजह से, क्योंकि वो कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फोर्सफुली धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन की वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था फोर्सफुली, क्योंकि वो कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते थे? कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे। और उस समय पूरे ब्रिटेन का माहौल कैसा था? एंटी कैथोलिक था, और इसलिए उन्हें बिना डिग्री लिए उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फोर्सफुली निकलना पड़ा। ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए, ये भी टी.एस. एलियट साहब भी किस रिलीजन से बिलोंग करते थे? एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे। ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब आगे बात करते हैं कि he rose to become one of the greatest poets of the 20th century. One of the greatest poet of the 20th, देखिए यहाँ लिखा है he rose one of the greatest poet of the 20th century. आपको पता है कि 20वीं सदी के महान कवियों में से एक कवि कौन से थे? टी.एस. एलियट साहब थे। 20वीं सदी के महान कवियों में से एक कवि थे, टी.एस. एलियट साहब थे। ही वॉज ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक्स एंड ड्रामेटिस्ट। तो मतलब ये डिस्टिंग्विश मतलब फेमस पर्सनालिटी, एक बहुत ही प्रख्यात और विख्यात रूप से क्या थे? एक क्या थे? क्रिटिक थे। क्रिटिक कौन लोग होते हैं? आलोचना जो लोग करते हैं उनको क्रिटिक बोलते हैं। अब सोचिए मित्र, मैं बताऊं कि आलोचना कौन लोग करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे आजकल न्यूज़ में जो है कि हम अपने मेहमान की तरफ लेकर आगे चलते हैं, उनकी राय क्या है, ऐसा बोलते हैं ना। आपस में कई लोग रहता है, आपस में डॉग फाइट, आपस में लड़ाई झगड़ा करता है सब, हाँ, आपस में लड़ता झगड़ता रहता है, आपस में किसी मुद्दे पर आलोचना करता है। कोई एक पॉजिटिव रखता है, कोई नेगेटिव रखता है, कोई मतलब ये आपस में देखे होंगे ये लड़ता रहता है, किसी मुद्दे पे आलोचना करते थे। जैसे ये टी.एस. एलियट समाज में होने वाली अच्छाई और बुराइयों के ऊपर क्या करते थे? अपना विचार रखते थे कि अच्छा है समाज में, ये बुरा है, इस तरह की आलोचना वो करते थे। एक क्रिटिक थे। ड्रामेटिस्ट थे। ड्रामेटिस्ट मतलब कि नाटककार भी थे, क्योंकि ये नाटक भी लिखते थे। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर 1948 होगा। अब देखिए इनको लिटरेचर, साहित्यिक फील्ड के अंदर, साहित्यिक के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1948 के अंदर। तो अब यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948 में। 1948 के अंदर किनको नोबेल प्राइज मिला था? टी.एस. एलियट साहब। किस फील्ड में मिला था? लिटरेचर के फील्ड में मिला था। ये बात याद रखेंगे। अब आगे जब बात इसमें बढ़ेगी, हिज बेस्ट, अब हम आगे इसको कुछ और बातें लिखते हैं। हिज बेस्ट आगे लिखा है ना, आगे सेलेक्ट कर देते हैं। हिज यहाँ पे हिज बेस्ट नॉन पोयम वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टेट। तो हम इसके अंदर इनके बारे में हम तीन कविता, सबसे जो फेमस कविता है, तीन कविता के बारे में हम याद रखते हैं। द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे और फोर क्वार्टेट होता है। तीन इनकी क्या है? पोयम लिखी हुई है। ठीक। एज अ पोएट, जैसे यहाँ पे लिखे एज अ पोएट एंड स्पोक अ मैन हिज ऑफ हिज इज ट्रूली रिप्रेजेंट इंटेलेक्चुअल। आपको पता है ए पोएट स्पोक अ मैन ट्रूली इंटेलेक्चुअल सोशल एंड फिजियोलॉजिकल मूड ऑफ 20th सेंचुरी। आपको पता है 20वीं सदी के, एक्चुअली ये लिखा हुआ है, 20वीं सदी के एक ऐसे कवि रहे हैं, 20वीं सदी के एक ऐसे कवि रहे हैं जो दिमाग रूप से बहुत बुद्धिमान रहे हैं, दिमाग रूप से बहुत ही बुद्धिमान रहे हैं, इंटेलेक्चुअल रहे हैं, सोशल सामाजिक रूप से बहुत ही बुद्धिमान रहे हैं, बुद्धि के रूप से बहुत ही विद्वान रहे हैं, एंड फिलोसफर और दर्शन शास्त्र के फील्ड में भी ये बहुत ही विद्वान रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, यस, द प्रेजेंट पोयम मैकेवेटी द मिस्ट्री ऑफ कैट इज
इज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ कैट्स होता है। हम लिखेंगे देखेंगे कि ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ कैट ये क्या कविता का संग्रह है, किनकी, ये टी.एस. एलियट साहब का। और इन्हीं कविता के संग्रह से एक ये चैप्टर निकाला गया, ये पोएम निकाला गया, मैकेविटी ऑफ मिस्ट्री ऑफ कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट को लाया गया। तो पहला यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बन चुका है। जो मैकेविटी ऑफ द मिस्ट्री ऑफ कैट, मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट किस बुक से निकाली गई है? तो ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है, याद रखेंगे। यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, विच वाज मेड into a very successful music on the stage by the great composer आपको पास कंपोजर सर एंड्रयू लियोर्ड होता है। आप पढ़ेंगे विच वाज मोस्ट फेमस, आपको पता है मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट होता है, ये इनके सबसे सर्वोत्तम पोयम में से एक है जिनके लिए इनकी प्रसिद्धि मिली थी। और इस मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट को इसको गाने के रूप में गाया गया, किस स्टेज के ऊपर, स्टेज के ऊपर इसको गाने के रूप में गाया गया बाय द लॉयड वेबर के थ्रू, एंड्रयू लॉयड वेबर के थ्रू। इस मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट इस पोयम को स्टेज के ऊपर गाने के रूप में गाया गया। तो किसके द्वारा गाया गया, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट को स्टेज के ऊपर किसके रूप में, स्टेज के ऊपर गाने के रूप में गाया गया, किसके द्वारा? तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा एंड्रयू लॉयड वेबर के द्वारा। ठीक, आगे लिखा हुआ इट इज, यहाँ पे इट इज अ लाइट पोयम इन अ मॉक हेरोइक वैन। तो आगे जो कवि टी.एस. एलियट साहब हैं वो बता रहे हैं कि आपको इस कविता को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस और इसको कठिन बनाकर नहीं पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ना इस कविता को। ये बहुत ही लाइट वे में पढ़िए इस कविता को, बहुत ही लाइट वे में। इस कविता को बहुत ज़्यादा सीरियसली खूब बढ़ा चढ़ा कर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस कविता को बहुत ही आसान तरीके से पढ़िए, लाइट वे में पढ़िए, इन द लाइट वे में पढ़िए। इट डज नॉट मीन सोलम, इसको बहुत ज़्यादा कठिन और डिटेल एनालिसिस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट चार्म, इसके आकर्षण, इस कविता की जो मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट का जो आकर्षक है ना, कम फ्रॉम राइमिंग। आपको पता है कि इस मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट को स्टेज के ऊपर गाने के रूप में गाया गया था। ठीक है, गाने के रूप में गाया गया था। और इस गाने के रूप में इसमें एक राइमिंग देखेंगे आप, एक बहुत ही अच्छी एक राइमिंग है, जैसे नहीं आप पढ़े होंगे, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इस तरह से होता है। एक इसमें आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव है, हल्की फुल्की, इसमें राइमिंग आपको नजर आएगी। तो इसी राइमिंग इसमें भी आती है। इस कविता को पढ़ते समय जब इस कविता को गाने के रूप में गाया जाता है तो इसमें भी आपको इस तरह की राइमिंग, गुड राइमिंग देखने को मिलती है, अच्छा लगता है राइमिंग में। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, कम्स फ्रॉम राइमिंग एंड गैलोपिंग रिदम एज वेल एज कॉमिक इफेक्ट ऑफ मॉन्स्टर। आपको पता है जब इसमें आप पढ़ते हैं तो मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज फैक्ट इन कैट, एक इसमें मॉन्स्टर क्रिमिनल के बारे में बताया गया है। मॉन्स्टर क्रिमिनल कौन सा है इसमें? कैट है। ठीक है, तो हम ओवरऑल अभी तक हमने इसमें जो पढ़ा, एक बार हम राइटर को एक शॉर्ट वे में हम आपको समझा देना चाहते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ निकल सकते हैं हम उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी पहले आप याद रखेंगे मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट के राइटर कौन से? टी.एस. एलियट साहब है। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे? लुइस, मिसोरी, अमेरिका में हुआ था। और फाइनली ये कहाँ जाकर सेटल हो गए? इंग्लैंड के अंदर सेटल हो गए थे। और आपको पता है कि क्लासिस्ट इन लिटरेचर थे, ये साहित्यिक लेखन में बहुत महारथी थे, बहुत ही महारथी थे, मतलब साहित्यिक लेखन इनकी कला बहुत अच्छी थी। ये एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से बिलोंग करते थे, एंग्लो कैथोलिक रिलीजन से, रॉयलिस्टिक इन पॉलिटिक्स के अंदर। तो अब आप एक लाइन को पूरी तरह से हिंदी में समझ लेते हैं कि ये साहित्यिक लेखन के महारथी कवि थे। ठीक है, एंग्लो कैथोलिक रीजन के से बिलोंग करते थे, और इनके पॉलिटिक्स के अंदर भी दबदबा था, पॉलिटिक्स के अंदर भी दबदबा था। ये 20वीं सदी के महान कवियों में से एक कवि टी.एस. एलियट साहब थे, जो क्रिटिक थे, समाज के अंदर होने वाली आलोचनाओं को, समाज के ऊपर आलोचना करते थे। ये नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, नाटककार भी होते थे, और इनको नोबेल प्राइज 1948 के अंदर मिला था।
आपको पता होना चाहिए कि तीन पोएम इन्होंने लिखा था। द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे, फोर क्वार्टर लिखा था। इनकी एक और कविता जो है, कविता संग्रह है, बुक का नाम है ओल्ड पॉसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स होता है, और इसी ओल्ड पॉसम प्रैक्टिकल कैट्स से इस कविता को उठाया गया, मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट। और ये कविता इनकी काफ़ी प्रसिद्धि थी, बहुत ही ज़्यादा इस कविता के रूप से विख्यात हो गए ये कवि टी.एस. एलियट साहब हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि जब इनकी मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट को गाने के रूप में गाया गया था स्टेज के ऊपर, और ये गाने वाला कौन व्यक्ति था? एंड्रयू लियोड वेबर थे, जो इस कविता को गाने के रूप में स्टेज के ऊपर उन्होंने गाया था। ठीक है, और आप कभी बता रहे हैं कि इस कविता को बहुत ज़्यादा जटिल करके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल लाइट में पढ़ सकते हैं। आप जब भी ऐसा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें गुड राइमिंग आपको महसूस होगा, ऐसा लगे काफ़ी अच्छा, कुछ उस शब्दों में उतार चढ़ाव, एक अच्छी पकड़, अच्छे गीत के अंदर गीतात्मक रूप से आप इस कविता को गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि इसमें बात किया गया क्रिमिनल, मॉन्स्टर क्रिमिनल, जो क्रिमिनल का बाप होते हैं ना, उनके बारे में। और क्रिमिनल का बाप यहाँ किसको बताया गया? कैट को बताया गया, बिल्ली को। ठीक है, तो हम इसमें बिल्ली के बारे में, चूंकि इसमें अब बिल्ली के लेकर कहानी बताई गई है इस कविता के अंदर। अब चूंकि पता है कि ये जो कैट, इसमें जिस बिल्ली की बात की गई है, जी मिस्ट्री ऑफ कैट है, एक्चुअली ये हमेशा कानून को अपने हाथों में लिए घूमती है। इस जब कहानी हम पढ़ेंगे तो इस कहानी के थीम में यही लगेगा कि हमेशा कानून को अपने हाथ में लिए घूमती है, हमेशा कानून को तोड़ती है। लेकिन जब पूछा जाता है कि तुमने ये काम किया, ये नुकसान तुमने किया, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब अपने आप को चेहरे बनाते थे ये बिल्ली यहाँ पर, कि जैसे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। हालांकि सब कुछ यही की होती है, सारा नुकसान सब कुछ यही की होती है, लेकिन ये अपने आप को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करती है जैसे हम कुछ जानते ही नहीं हैं, हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो बहुत भोले भाले हैं, हमने कुछ नहीं किया है, जबकि सारा खुरापात का काम यही की होती है, क्योंकि ये हमेशा कानून को अपने हाथ में लिए घूमती रहती है। हालांकि इसमें जो है ना, पुलिस जो होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर इसमें कटाक्ष किया गया है, क्योंकि पुलिस का काम होता है कि शहर के अंदर होने वाले जो भी क्रिमिनल को कंट्रोल करना। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के होने के बावजूद भी इसमें बिल्ली एक ऐसी सातिर है ना, जो कि हमेशा कानून को हाथ में लेकर घूमती है, हमेशा कानून को तोड़ती रहती है, लेकिन उसे कोई पकड़ ही नहीं पाता, कोई पुलिस डिपार्टमेंट उसे पकड़ ही नहीं पाता है। जब भी जाता है ऐसा लगता है, अपने आप को इस तरह से बिल्ली रिप्रेजेंट करती है जैसे कि मानो उसने कुछ किया ही ना हो, कुछ इस तरह से वो रिप्रेजेंट अपने आप को करती है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ये है, और भी हम पढ़ेंगे, इसमें और भी डिटेल है, काफ़ी सारा डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। इसमें देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट इस चैप्टर राइटर डिटेल है, और इनके ऊपर पूरा एक कहानी है, हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़कर नहीं, ये नहीं है, हम दूसरा दिखा दिया। ये देखिए, ये राइटर डिटेल है, और यहाँ पर उनकी पूरी क्या है, कहानी है। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन भी पढ़कर आपको समझाने वाले हैं, लेकिन अभी हम इसको यहाँ तक ही हमने समझ लिया राइटर डिटेल, और हम इसके ऊपर आने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं राइटर डिटेल से। लेकिन ठीक इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, और भी कुछ कहानियां हम इसके बारे में बताना चाहते हैं कि बिल्ली को लेकर अलग अलग देशों में क्या मान्यता है। जो बिल्ली हैं उनको अलग अलग देशों में लोग किस रूप से देखते हैं, तो हम आपको पढ़कर बताते हैं। जैसे नीदरलैंड है, जैसे नीदरलैंड के लोग क्या विचारधारा रखते हैं बिल्लियों के प्रति, तो बिल्ली के प्रति नीदरलैंड के लोग बोलते हैं, इन द नीदरलैंड कैट आर apparently believed to be gossipy creature who will happily blame all of your deepest darkest secrets। ठीक है, for that reason people try not to have important room just in case of listening। नीदरलैंड में हम कहानी बता देते हैं, इसका मतलब क्या है यहाँ पे।
नीदरलैंड जो देश है ना, वहाँ पे ये लोग ये मानते हैं ना कि जो बिल्ली है ना बिल्कुल गॉसिपिंग क्रिएचर है। मतलब कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, अगर वहाँ बिल्ली दिख गई या बिल्ली है तो लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो यह मानते हैं कि बिल्ली किस नेचर की है, गॉसिपिंग नेचर की है। अगर इसकी कोई बात सुन लेगी तो ये पचा नहीं पाती है, ये गली मोहल्ले नुक्कड़ घूम घूम कर क्या ढोल नगाड़े बजा बजा कर ये बता देती है क्या बात हो रही थी। मतलब ये बात को पचा नहीं पाती है, ठीक है, वो पूरी बात फैला देगी, बता देगी। तो वहाँ के लोग ये मानते हैं, नीदरलैंड के लोग ये मानते हैं कि अगर बिल्ली के सामने अगर बात करेंगे ना तो बिल्ली पचा नहीं पाएगी, क्योंकि गॉसिपिंग नेचर की होती है। वो बात सुनेगी और इस घर में, उस घर में, इस गली, उस मोहल्ले, इस नुक्कड़ में जाकर पूरी तरह से ढोल नगाड़े बजा बजा के बता देगी, ठीक है। तो वहाँ के लोग इस तरह की विचारधारा मानते हैं। इसको सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास के रूप में इसको मानते हैं, अंधविश्वास के रूप में देखते हैं वो लोग। और भी देखते हैं, अब जापान भी आता है। जापान में लोग बिल्लियों के प्रति क्या सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू जापानीज सुपरस्टिशन क्या है, इफ अ कैट विशेस इट्स फेस विल पॉइंट्स नॉट जस्ट ग्रूमिंग इट मीन्स दैट विजिटर्स आर देयर वे। इसका मतलब कि जापान में बिल्लियों के प्रति क्या मतलब कि वहाँ पे क्या सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन है मतलब कि अंधविश्वास क्या है बिल्लियों के प्रति। तो वहाँ माना जाता है कि यदि बिल्ली जो है अपने पाँव जो होता है ना, इसमें पंजा टाइप से मुंह में ऐसे ऐसे करती हो, तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि वो अपना मुंह को साफ कर रही है, वो संकेत दे रही है कि आपके घर में मेहमान लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वो लोग मेहमान लोग आ रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर ग्रूमिंग। ऐसा नहीं कि वो अपने सजने संवरने के लिए ऐसा कुछ कर रही है, हाथों के पंजे के इशारे से अपने मुंह पर वो संकेत दे रही है कि आपके घर में कौन लोग आ रहे हैं, मेहमान लोग आ रहे हैं और वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं। तीसरी और है कि अब सोचिए अमेरिका में भी बिल्लियों के प्रति अंधविश्वास है। अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं, देयर आर सिमिलर सुपरस्टिशन, कुछ मतलब मिलता जुलता, जापान से ही कुछ मिलता जुलता है, अमेरिका में भी है। विथ सम पीपल इन द यूएसए एक्सपेक्टिंग विजिट फ्रॉम द मेंबर ऑफ क्लेजी इफ द कैट स्टार्ट क्लीनिंग इट्स विस्पर। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि कुछ मेहमान लोग मिलने आ रहे हैं। कुछ वहाँ पर भी है कि यदि क्या करे कि अगर वो जीभ से कुछ मोमेंट करे तो ऐसा लगता है कि उसके घर में मेहमान लोग आ रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ मिलता जुलता, जापान से कुछ मिलता जुलता है। यहाँ पर भी सुपर अंधविश्वास, बिल्लियों के प्रति अंधविश्वास यहाँ पर भी है। इटली में भी क्या अंधविश्वास है, इटली में अंधविश्वास है कि इटली में हियरिंग कैट स्नीज इज सपोज टू बी गुड लक। यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप बिल्ली आपके सामने, यदि बिल्ली आपके सामने क्या कर दे, स्नीजिंग कर दे, छींक दे, तो गुड लक का संकेत देती है, ठीक है। लेकिन अगर इफ़ योर पेट, यदि घर के पालतू जो जानवर होंगे अगर वो छींक देते हैं, इट मीन्स आपके घर पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है। यदि दुल्हन जो होता है, ब्राइड दुल्हन, अगर बिल्ली की छींक सुन ले अपने वेडिंग के दिन, तो इसका मतलब हुआ कि उसका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा से गुजरने वाला है, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताया गया है। अगर एक बार छींक दे तो गुड लक, अगर वो 3 बार छींक दे, सपोज इंडिकेट दैट यू आर गोइंग टू, मतलब आप कम डाउन विथ कोल्ड, आपको ठंड लगने वाली है, कुछ इस तरह से वहाँ पे माना जाता है। कहाँ पे, इटली के अंदर ना, इटली के अंदर। और भी देश हैं जहाँ के प्रति, जैसे इजिप्ट के अंदर ये माना जाता है कि अगर ब्लैक कैट, काली बिल्ली अगर समुद्री जहाज के ऊपर चढ़ गई और फिर उतर गई, मतलब आपका जहाज पानी में डूबने वाला है। कहाँ पे माना जाता है, इजिप्ट के अंदर माना जाता है। और इंडिया में भी कुछ इस तरह से होता है, इंडिया में भी तो बिल्ली के प्रति अंधविश्वास है। आपको पता है बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो लोग रुक जाते हैं, सोचते हैं सामने वाला चला जाए, उसके ऊपर जो एक्सीडेंट होना है हो जाएगा, हम तो बाद में जाने वाले हैं। मतलब वो सारा नियम कानून, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल को कभी फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब सामने से बिल्ली गुजर जाती है ना तो आराम से रुक जाते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कोई पीछे से व्यक्ति आगे चला जाए
उसके ऊपर दुर्घटना हो जाए, हम बच जाए, इसलिए आराम से रुक जाते हैं। ट्रैफिक रूल को पूरी साल जो है ब्रेक करते रहते हैं, लेकिन जब बिल्ली रास्ता गुजर देती है तो फिर वो क्या करते हैं, रुक जाते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो हम अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम इसके अंदर राइटर डिटेल्स आने वाला क्वेश्चन को हम एक बार आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है कि मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट के अंदर इस चैप्टर में एक ही बात बताया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर इसमें कटाक्ष किया गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट के रहने के बावजूद भी पुलिस क्या करती है, क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाती है। और यहाँ क्रिमिनल माइंडेड कौन सा है, वो बिल्ली, शरारती बिल्ली, जो पूरी नियम कानून को अपने अपने हाथ लेकर घूमती फिरती रहती है। हर काम, हर गलत काम में उसका हाथ रहता है, हर गलत काम में उसका हाथ रहता है, लेकिन उसको पुलिस डिपार्टमेंट पकड़ ही नहीं पाती है। अब पुलिस जब उसके पास पहुंचती है तो कुछ अपने आप को इस तरह से दिखावा करती है जैसे कितनी वो शरीफ है, वो कुछ की ही नहीं हो, कुछ इस तरह से दिखाती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस राइटर डिटेल से क्वेश्चन। आपको बहुत ही सिंपल तरीका से, आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम उसको क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट, द मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है आपको पता है। मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट को एक उनकी कविता का संग्रह था, ओल्ड पासम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, आपको पता है, उस वहां से लिया गया है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ए वाला आंसर चला जाएगा, ए बी वाला, ए प्रैक्टिकल वाला, ओल्ड पासम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स ना, हमारा ये चला जाएगा। अभी पेन जो कि हम हैंड से करते हैं ना, ये अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ ना, एक्चुअली पेन हम ले लेंगे, खरीद लेंगे तो और भी अच्छे से करेंगे, आपको पता बहुत क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस मैकेविटी द मिस्ट्री ऑफ कैट जिस बुक से लिया गया है वो ओल्ड पासम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ये आपको पता है। यहाँ पे 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, हु फाइंड द मैकेविटी लेजी एंड हाफ स्लीप, एक्चुअली कहाँ से हु फाइंड मैकेविटी आएगा ना, तो किस चैप्टर से लिया गया। तो आपको पता है कि इसमें जो राइटर का नाम है और मैकेविटी की इसमें टी.एस. एलियट साहब की है, आपको टी.एस. एलियट साहब लगाएंगे, टी.एस. एलियट साहब, मैकेविटी इसी में है ना, टी.एस. एलियट साहब के अंदर। कमला दास क्या था, माई ग्रैंड मदर हाउस वाला था, कमला दास जी का था। डी.एच. लॉरेंस का था, डी.एच. लॉरेंस के अंदर स्नैक वाली राइटर आते हैं, विलियम स्नैक वाले डी.एच. लॉरेंस, और ये आपकी किताब में विलियम ब्लैंके है ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसमें दूसरा देखते हैं, अगला स्लाइड में हम देखते हैं आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आपको पता है वेस्टलैंड इज रिटन बाय, हमने बताया था कि आपको तीन याद रखना है, जिसमें वेस्टलैंड एक था ना पोयम वेस्टलैंड। तो यहाँ पे देखिए वेस्टलैंड इज रिटन बाय कौन सा, टी.एस. एलियट साहब का था, ये टी.एस. एलियट साहब का है, यस है। इन्हें के नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन नंबर कि मैकेविटी इज द फुल ऑफ, मैकेविटी क्या थी, हैप्पीनेस थी, सैडनेस थी, डिस्ट्रेसफुल थी, सेल्फलेसनेस थी, क्या खुश थे, डिस्ट्रेसफुल थे। अभी इस चीज़ को हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये राइटर डिटेल से क्वेश्चन ये नहीं है, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। हम अपकमिंग क्लास के अंदर जब हम पूरी कंप्लीट डिटेल के अंदर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे लिटरेचर की बुक आपकी, तो आप बहुत आसानी से आप कर पाएंगे इसके आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, ये भी नहीं है, ये पढ़ेंगे अगले दिन पढ़ेंगे इसको। ही ब्रो डीपली लाइन थॉट, नहीं अभी नहीं, अगले दिन ही पढ़ेंगे, बहुत गहरी पल के खड़े करके गहरी तरह से सोचती है, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे आपको। अकॉर्डिंग टी.एस. एलियट मैकेविटी इज अ, ये भी पढ़ेंगे अगले क्लास में, इसको मिल जाएगा आपको। मैकेविटी इज अ मिस्टीरियस, ये भी आपको अगले क्लास में पढ़ेंगे, राइटर डिटेल्स नहीं है। मैकेविटी इज द मिस्टीरियस
बिकॉज स्कॉटलैंड के वो भी कल राइटर डिटेल से आपको पढ़ेंगे, राइटर डिटेल से नहीं दे रखा है। एंड हिज फुटप्रिंट, ये भी राइटर डिटेल से नहीं दे रखा, ठीक है। अगला राइटर डिटेल से आपको दे रखा है तो आपको सॉल्व करना चाहिए। हु वाज बर्न इन द यूएसए, आपको पता है यूएसए में कहाँ पे, लुइस मिसूरी इन यूएसए में यहाँ जन्म लिया थे। बट एवेंचुअली दे वर सेटल्ड इन यूएसए, इंग्लैंड के अंदर सेटल हो गया था। कौन सा, टीएस एलियट साहब था, टीएस एलियट साहब था ना। आपको पता वाल्ट व्हिटमैन कौन सा चैप्टर लिखे थे, याद है राइटर आपका, राइटर डिटेल के अंदर आप पढ़े होंगे वाल्ट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद को खुद में गाता हूँ, खुद को मैं खुद में गाता हूँ, खुद में मैं खुश रहता हूँ, कुछ इस तरह चैप्टर है ना। मैं खुद में खुद को जश्न मनाता हूँ, खुद में खुद को गाता हूँ, ये कौन सा, वाल्ट व्हिटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होता है। आपको पता है जॉन डन कौन सा कविता लिखे थे, जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन किट्स कौन लिखे थे, ऑड टू अटम, ऑड टू अटम जॉन किट्स का जॉन किट्स उनके राइटर है ना। तो आपको इतना डिटेल में आपको याद कर लेना चाहिए ना, ठीक है मित्र। और आप बिल्कुल आप याद रखिए, हम और भी बेटर बना, चूँकि मेरी पहली रिकॉर्डिंग ये सब चीज़ चल रही है, धीरे धीरे और बेहतर हो जाएंगे, 2-4 दिन 1 महीने के अंदर काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और आपको हर चीज़ अच्छे समझ में आएंगे ना। तो रखें, बाय।